बड़ी खबर कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी आपको बता दें, मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की प्रदेश भर में जोर शोर से तलाश जारी है। शहर शहर उसकी तलाश में छापेमार कार्रवाई चल रही है। कानपुर से लेकर लखनऊ और दूसरे जिलों में भी उसके ठिकानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। कानपुर के रसूलाबाद कस्बे में विकास दुबे के चाचा ब्रज किशोर दुबे के घर में छापा मारा गया, तो उधर लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित विकास के मकान में पुलिस ने छापा मारा। उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम के अलावा एसीपी कृष्णा नगर और आलमबाग की टीम भी कार्रवाई में जुटी है। कानपुर कांड के बाद बुलंदशहर में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक विकास दुबे गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने विकास पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस बीच बिकरू गांव के कई लोगों समेत विकास के कई करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि बिकरू गांव में ही गुरुवार रात बदमाशों के हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद से लेकर के अब तक लगातार छानबीन जारी है। कई फोन ट्रेस किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अब तक नहीं पता चल पाया है विकास दुबे का। 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। कानपुर में छापा मारा गया, बुलंदशहर में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। लखनऊ में भी ठीक यही हाल है। 8 पुलिसकर्मी हमारे जो कि शहीद हो गए, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पहुंचकर श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन यकीनन अपने साथियों को खोने के बाद खून खौला हुआ है पुलिस विभाग का, और जल्द से जल्द इसे पकड़ना प्राथमिकता है। मैं सीधा रुख करती हूं, अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ है। अशोक, एक बात समझ नहीं आती कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद सूचित किया गया, पुलिस की अतिरिक्त टीमें आई, तमाम नाके तब से लेकर के अब तक तुरंत एक्टिव हो गए, कई फोनों को ट्रेस किया जा रहा है। इसके बावजूद धरती खा गई, आसमान निगल गया। आखिर क्यों पता नहीं चल पा रहा विकास दुबे का? देखिए, दरअसल ये बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और कम से कम जब ऐसी घटना जो कानपुर के बिकरू गांव में हुई है, जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं एनकाउंटर के दौरान, मुठभेड़ के दौरान, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कम से कम पुलिस के लिए। और आप देखिए, कल यूपी के डीजीपी ने जब घटनास्थल का दौरा किया था तो उस वक्त यही कहा था कि अब सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि विकास दुबे को कैसे भी करके गिरफ्तार किया जाए। कई टीमें गठित की गई हैं। विकास दुबे के फोन के साथ साथ उनके जो करीबी लोग हैं उनके फोन भी सर्विलांस पर लगाए गए हैं। टेक्निकल टीमें लगातार काम कर रही हैं और एसटीएफ की टीम अलग से इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह पर छापेमारी भी कर रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल विकास दुबे और उनके अन्य आरोपियों के बारे में कोई सुराग फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि कुछ लीड्स पुलिस को जरूर मिली है। उनके करीबियों से जो पूछताछ की जा रही है उस लिहाज से जहां जहां पर विकास का आना जाना था, जो उनके करीबी थे, जहां जहां पर उसका सबसे ज्यादा आना जाना था, उन तमाम सारी जगहों पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। एसटीएफ की टीमों की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन जो मुख्य संपर्क टूट गया, लेकिन 2 दिन बीत गए और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर होना सवाल उठाता है। और सवाल यह भी कि कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री शीटर है, 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जिस तरीके से जमानत मिली थी, बाहर था, उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और पिछले 2 दिन से लगातार फरार है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गुरुवार की रात कैसे इन बदमाशों ने पुलिस वालों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया, कैसे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों पर घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। कहां है यूपी के 8 पुलिस वालों का हत्यारा? खूंखार अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी कब? कानपुर में कैसे शहीद हुए पुलिस के 8 जवान? जानिए आधी रात का पूरा सच। कानपुर में पुलिस के जवानों पर हुए जानलेवा हमले को लेकर यूपी में हड़कंप मचा है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के जिम्मेदार विकास दुबे की तलाश में पुलिस जगह जगह ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। कानपुर से लेकर लखनऊ और प्रदेश के अलग अलग जिलों में खूंखार अपराधी विकास दुबे के घर से लेकर उसके रिश्तेदार के घर भी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर गंभीर धाराओं में 60 केस दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक इसी साल होली के समय गांव में एक विवाद हो गया था।
उस मामले में दुबे पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर पुलिस गुरुवार रात उसे गिरफ्तार करने बिकरू गांव गई थी। माना जा रहा है कि अपराधियों को पुलिस के आने की खबर पहले ही मिल गई थी और उन्होंने पुलिस को रोकने के लिए पहले से ही जेसीबी लगाकर रास्ता रोक रखा था। पुलिस टीम के पहुंचते ही बदमाशों ने छतों से पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की टीम जब तक कुछ समझ पाती तब तक कई पुलिस कर्मियों को गोली लग चुकी थी। इस वक्त मैं जनपद कानपुर के उसी बिकरू गांव में मौजूद हूं, जहां पर 8 पुलिसकर्मी फिलहाल शहीद हुए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक जब पुलिसकर्मी ये मेरे पीछे की तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसकी तरफ से पूरी टीम के साथ विकास दुबे के यहाँ दबिश देने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए जहां पर पहुंचे, तो ठीक उसके पहले ये देखिए जेसीबी रास्ते में खड़ी मिली। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे सुनियोजित तरीके से पहले से ही यहाँ पर जेसीबी तैनात की गई ताकि पुलिस की टीम सीधे विकास दुबे के घर पहुंच ना सके। अपराधियों के इस हमले में एक सीओ, एक एसआई और एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसी छत पर विकास और उसके साथी मौजूद थे और ये ठीक सामने का रास्ता, यानी कि ये मुख्य द्वार है जो विकास के घर के अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो ठीक उसी समय जो विकास थे, उनके साथी थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आमना सामना हुआ है दोनों का, यानी कि पुलिस की टीम का और इसके अलावा विकास के साथियों का। कुछ लोग ये बताया जा रहा है कि इस छत पर मौजूद थे जहां से गोलियां चलाई गई हैं, और इसके अलावा जो दूसरे साथी थे विकास दुबे के, वो सामने वाली जो छत आप देख पा रहे हैं, ये मेरे ठीक सामने की जो छत है, कुछ लोग यहां पर भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के दौरान बदमाश पुलिस के हथियार भी लूट कर ले गए। आपको खून के निशान नजर आएंगे, यानी कि क्या स्थिति रही होगी जब गोलियां सामने से चली होंगी। तो उसके बाद ये घर वाले हैं जिनसे फिलहाल बात करने की कोशिश करता हूं। आपका नाम क्या है? मनु, मुझे ये बताइए कि पुलिसकर्मी अपने बचाव के लिए इस घर की तरफ भागे थे, क्या हुआ था? घर की तरफ नहीं भागे थे, क्यों सब लोग हमें, ये दरवाजा बस ऐसे बंद था, वो लोग इसके नीचे छुप गए। वो जो लोग मारने के लिए आए, वो लोगों ने, मम्मी बता रही है, उन लोगों ने कहा देखो ये छुपा है, गाली दी गंदी गंदी, मारा उनको यहाँ पे। इतनी बड़ी घटना को लेकर आनन फानन में मौके पर एसटीएफ की तैनाती कर दी गई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खुद इस मामले की कमान संभालने में जुट गए। कानपुर की सीमाएं सील कर दी गईं और फिर विकास दुबे से संबंधित सभी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। तफ्तीश जारी है, पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और टीमें अभी भी कार्यरत हैं, बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविजन कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में एसटीएफ की भी हमारी टीम लगी हुई है। इसी बीच पुलिस को गांव के पास के जंगल में 2 अपराधियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरते हुए पुलिस ने दोनों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को मार गिराया गया। दोनों में से एक की पहचान विकास दुबे के मामा और दूसरे की भी उसी के रिश्तेदार के तौर पर हुई। विकास दुबे के दुर्दांत कांड को लेकर डीजीपी से लेकर खुद सीएम योगी भी कानपुर पहुंचकर पुलिस कर्मियों से मिले। सीएम योगी ने आला अधिकारियों को विकास दुबे समेत इस कांड में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। विकास दुबे को उसकी किए की सजा दिलाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन वो खूंखार अपराधी कब तक हत्थे चढ़ता है, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। और चलिए अब मॉनसून की बारिश और मुंबई की बात करते हैं। मॉनसून की बरसात की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही हर साल की तरह मुंबई में जल जमाव की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। मौसम विभाग ने आज मुंबई में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इधर मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही समंदर में आज हाई टाइड आने की भी संभावना है, जो कि सुबह 11:38 पर आ सकता है।
4.57 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती हैं, लिहाजा लोगों को समुद्री किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश और हाई टाइड से माया नदी में लोगों की मुसीबत बढ़ना तय माना जा रहा है। कई इलाकों में जल जमाव भारी समस्या बना हुआ है, जहां से पानी निकालने के लिए लगातार पंप्स का सहारा लिया जा रहा है। पास अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि मुंबई और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये 48 घंटे मुश्किल भरे हो सकते हैं। हालांकि 3 दिन का अलर्ट था, 1 दिन बीत चुका है, लेकिन कल जिस तरह से आपने देखा कि मुंबई में भारी बारिश हुई थी, कई जगहों पर पानी जमा हो गया था, जो भी निचले इलाके हैं जैसे हिंद माता है, सायन है, अंधेरी है, इन सभी इलाकों में पानी भर गया था। इसलिए प्रशासन ने आज लोगों से अपील की है कि अगर बहुत ज़रूरत न हो तो घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और 11:38 पर हाई टाइड का वक्त है और हाई टाइड भी 4.5 मीटर से ऊंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हाई टाइड है, और ऐसे में जब तेज़ बारिश होगी तो मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि प्रशासन ने लोगों से कहा है कि इस दौरान आप समुद्र के किनारे बिल्कुल न जाएं और ज़रूरत न हो तो घरों से बाहर न निकलें, अगर मुंबई में तेज़ बारिश हो रही हो तो। हालांकि इस समय की अगर बात करें तो इस समय बारिश रुकी हुई है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन अगले 48 घंटे मुंबई के और मुंबई के आसपास रहने वालों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 कल्याण। और देखिए, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि मुंबई वासी इसे हल्के में नहीं ले सकते। कोरोना तो है ही, उधर हाई टाइड 11:38 पर आ सकता है। ये भी निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। मेरे साथ संकेत पाठक इस वक्त मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारियां, अपडेट्स लेकर मौजूद हैं। संकेत, ऑरेंज अलर्ट है, हाई टाइड भी आ सकता है, निर्देश लोगों के लिए क्या जारी किए हैं? फटाफट पॉइंटर्स में बताइए। देखिए, अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो फिलहाल मुंबई में रुक रुक कर बरसात हो रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरे का वक्त है वो है 11:38 पर, क्योंकि उस वक्त पर मुंबई के समंदर में करीब 4.5 मीटर ऊंची जो लहरें हैं वो उफान मारेंगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जितने भी बीचेस मुंबई में हैं, समुद्री तट हैं, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, लाइफ गार्ड को तैनात किया गया है और लोगों को बोलते हुए तस्वीरें भी अगर दिखाते रहें तो बेहतर होगा। बिल्कुल आशा, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और आप समंदर में अगर मैं दिखा सकूं आपको कि आप देखिए कि करीब 4.5 मीटर की जो लहरें हैं वो इस वक्त उठना शुरू हो गई हैं। 11:38 पर ये हाई टाइड है और 5:30 बजे तक का जो वक्त है जब लो टाइड आएगा। ऐसे में इन घंटों के बीच में अगर तेज बरसात होती है तो ये मुंबईकरों के लिए मुसीबत का समय हो सकता है, क्योंकि कई इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बताऊं कि मुंबई में जगह जगह पर जो समुद्री तट है वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस की तरफ से भी एक अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि समुद्री तटों के आसपास ना जाएं। इसके अलावा जो भी मछुआरे हैं उन सभी को भी समुद्र के किनारे जाने के लिए मना कर दिया गया है। सभी तटों पर इस वक्त मुंबई पुलिस के जवान तैनात हैं, साथ ही साथ जो लाइफ गार्ड है उनकी तैनाती की गई है और खास तौर से जो एनडीआरएफ है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। तो ये जो वक्त है जो आपकी कुछ ही मिनट बाद आएगा, करीब 11:38 पर, अगर उस वक्त तेज बरसात होती है तो ये मुंबई के लिए बेहद मुश्किल भरा समय हो सकता है। जी। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11:38, 4.57 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। और जैसा तैयारियों के बारे में संकेत ने बताया कि यहाँ पर कोस्ट गार्ड की तैनाती भी है। लोगों से समुद्र के किनारे न जाने की अपील भी की गई है। देखिए, सबसे ज्यादा 6000 से ज्यादा केसेस एक दिन में कोरोना के सामने आए हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तीसरी बड़ी खबर ये कि हाई टाइड है और फिर हर साल मुंबई में जो सीवर लाइंस ओपन होते हैं, पॉट होल्स जो ओपन होते हैं, उसमें कितने लोगों की जान जाती है ये किसी से छिपा नहीं है। भले बीएमसी ये कहे कि उसकी तैयारियां पूरी हैं, ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से जरूर तैयारियां कर रहा है स्थिति से निपटने की, लेकिन आम लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया संकेत आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।